हेलो विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में। जो हिंदी व्याकरण का शुरुआत होता है वर्ण विचार यानी वर्ण रचना से, इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पीछे हम लोग एक वीडियो देखे हैं, एक वीडियो बनाए हैं, शायद आप उसे देखे होंगे। उसमें हम लोग पढ़े हैं कि वर्ण कितने होते हैं और स्वर वर्ण के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से पढ़े हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब जाकर सबसे पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आप यदि इसको देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। अभी तक आप तो पढ़ते आए हैं व्यंजन वर्ण क्या है, कितना पढ़े हैं, स्वर वर्ण क्या है, इसके बारे में बहुत बार पढ़ लिए होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं उदित वर्ण क्या है? उदित वर्णों के बारे में, इसके बारे में क्या आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे। या अर्धस्वर किसे कहते हैं, अर्धस्वर कितने होते हैं, इसके बारे में भी आप शायद नहीं पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपको बहुत ही नए नए चीज़ देखने को मिलेगा जो कि आप शायद कहीं पढ़े होंगे। मुझे तो आशा है कि आप नहीं पढ़े होंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बनिए, आपको देखिएगा कितना चीज़ नया सीखने को मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका बहुत ही मूल्यवान क्वेश्चन छूट सकता है, क्योंकि इसको हम कहीं भी वीडियो के अंदर बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और लाइन बाई लाइन हम लोग पढ़ते जाएंगे और इन सभी वर्णों के बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग स्वर वर्ण में देखे थे, पुलुत वर्ण क्या होता है, ओम कौन सा स्वर होता है, जो ओम होता है ये कौन सा स्वर होता है, स्वर होता है कि व्यंजन होता है, इसके बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में अच्छा से पढ़ चुके हैं। ठीक है, शायद आपको पता भी हो गया होगा। यदि आप नहीं देखे हैं, मिस कर गए हैं उस वीडियो को, तो जाकर पहले उस वीडियो को आप देख लेंगे, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पिछले वीडियो में स्वर वर्ण के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के बारे में हम लोग को पूरा डिटेल से पढ़ना है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको किसी भी वीडियो को देखने को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो या फिर 9th में हो, 10th में हो, 6th में हो, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, ये नहीं कि केवल ये 9th में ही चलेगा या 10th में ही चलेगा, ये नहीं सोचना आपको। ये किसी भी क्लास में हो, यदि आप हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो कंपटीशन का ही एग्जाम क्यों ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण की परिभाषा आपको अच्छा से याद भी होगा, बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी जो व्यंजन वर्ण होता है बिना स्वर के सहायता से हम लोग इसको नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, इतना तो क्लियर है, तो इसको आप फटाफट से लिख लेंगे या फिर आपको नोट्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में से आप इस जितना भी यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं सबका नोट्स आपको, मेरे द्वारा लिखा हुआ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप वहाँ से नहीं लोड कर पाते हैं तो आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। कौन से नंबर पे, यहाँ पे 97 98 11 28 87, इस पर आप SMS करेंगे नोट्स के लिए, बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा पहले आप लिख लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात जिस वर्णों को उच्चारण करने के लिए, बोलने के लिए हम लोग स्वर की मदद लेते हैं, यानी अ आ, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए, इसका हम लोग सहायता लेते हैं, तो वैसे वर्णों को हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण। जैसे देखिए क बोल रहे हैं हम लोग तो इसमें अ आ रहा है, म को बोलने में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। यानी हम लोग म को बिना स्वर की सहायता से हम लोग नहीं बोल सकते हैं। क को, ख को, च को, यानी जितने भी ये व्यंजन वर्ण है इसको हम लोग बिना स्वर वर्ण के सहायता से नहीं बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए यहाँ पे, जैसे में कौन कौन सा वर्ण हो जाएगा, क हो जाएगा, च हो जाएगा, ट हो जाएगा,
म हो जाएगा, ख हो जाएगा, य हो जाएगा, व हो जाएगा इत्यादि। जितने भी ये वर्ण हैं और भी हैं क ख ग घ अंग च छ ज ञ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब म, ये सब क्या है, व्यंजन वर्ण है। ठीक है, यानी इसके हम लोग उच्चारण करते हैं, जब भी हम लोग इसको बोलते हैं तो क्या करते हैं, स्वर वर्ण जो है उसकी हम लोग सहायता लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, अब जिस प्रकार से हम लोग पढ़े थे स्वर वर्णों की कुल संख्या कितना है और मूल संख्या कितना है, उसी तरह से हम लोग पूरा डिटेल में इसको भी जानेंगे और पढ़ेंगे। चलिए, अब यहाँ पे आप लिखेंगे व्यंजन वर्णों की मूल संख्या। मूल संख्या कितना है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्णों की कुल संख्या। ठीक है, और पूरा को हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए व्यंजन वर्णों की मूल संख्या कितना है, व्यंजन वर्णों की मूल संख्या कितना है, तो आप कहेंगे 33। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 33। व्यंजन वर्णों की मूल संख्या कितनी है, तो 33। और व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 39। आप कहेंगे ये कैसे होता है, तो देखिए वीडियो में हम लोग आगे बारी बारी से पूरा पढ़ेंगे। 33 को भी बताएंगे और 39 को भी बताएंगे कौन कौन सा होता है जो 39 रुक जाता है। ठीक है, तो पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। यदि आपसे कहीं भी आपसे पूछा जाए, किसी भी एग्जाम में आपसे यदि पूछा जाए तो व्यंजन वर्णों की मूल संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 33। और व्यंजन वर्णों की कुल संख्या पूछ दिया जाए तो क्या कहेंगे, 39। और पूछ दिया जाए कैसे, तो वो भी आप बताएंगे यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। ठीक है, यदि यहाँ से आप स्किप कर देंगे या वीडियो को भगा देंगे या वीडियो को छोड़ देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ये तो जानते हैं, पहले भी पढ़े होंगे, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितना होता है, 33 होता है। ये तो आपको कन्फर्म है, हम भी ये आपको आता होगा, लेकिन ये आपको पता नहीं होगा कि 39 ये कौन कौन सा होता है। उसी को हम लोग आज इस वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो इतना आप नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्णों के प्रकार के बारे में। ठीक है, और सभी प्रकार को जब हम लोग बारी बारी से पढ़ लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि व्यंजन वर्ण जो होता है उसमें कुल संख्या कितना होता है, तो आप कहेंगे 39। मूल संख्या कितना होता है, तो आप कहेंगे 33। यदि आप पढ़ लेते हैं पूरा को तो आप किसी को भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्पर्शी व्यंजन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में जब हम लोग जानेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, स्पर्शी व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या होता है कि अंतःस्थ व्यंजन होता है, उसके बाद में ऊष्म व्यंजन होता है, उसके बाद में संयुक्त व्यंजन होता है, उसके बाद में द्विगुण व्यंजक होता है, उसके बाद में वैदिक व्यंजक होता है। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब क्या है, व्यंजन के जो व्यंजन वर्ण होते हैं उसके प्रकार हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं स्पर्शी व्यंजन के बारे में। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे अंतःस्थ व्यंजन के बारे में, उसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग संयुक्त व्यंजन के बारे में, उसके बाद में ऊष्म व्यंजन के बारे में, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे द्विगुण व्यंजन के बारे में, और उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैदिक व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन सभी को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। और जब हम लोग पूरा डिटेल पढ़ लेंगे उसके बाद जोड़ेंगे तो देखिएगा टोटल कितना पहुँचेगा, टोटल पहुँचेगा 39 पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं उसकी कुल संख्या कितनी होती है। स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 25। स्पर्शी व्यंजन का कुल संख्या कितना होता है, 25। आपसे यदि आपसे कहीं भी पूछा जाए स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं उसका कुल संख्या कितना होता है, तो आप कहेंगे 25। और मूल संख्या पूछ दिया तो आप कहेंगे 16। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन। जैसे में देखिए क, ख, ग,
घ और अंग, छ ज झ य। टठा में क्या होता है? ट ठ ड ढ और अण, त थ द ध न, प फ ब भ और म। ठीक है, कितना हो गया ये टोटल? टोटल कितना हो गया? 5, 10, 15, 20, 25 हो गया। टोटल कितना हो गया? 25। यानी स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या कितना है? तो आप कहेंगे 25। ये पता चल गया, ये सब क्या है? स्पर्शी व्यंजन है, यानी ये क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है, इसको क को हम लोग दूसरा रंग से इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये क्या है? क ख ग घ अंग, ये एक वर्ग है, एक वर्ग है। और इस वर्ग का जो ये मॉनिटर है, क्या है? मॉनिटर है। क क्या है? मॉनिटर है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इस वर्ग को हम लोग कहते हैं क वर्ग, क वर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं? क वर्ग। यदि आपसे कहीं भी पूछा जाए या कहीं भी लिखा हुआ मिले क वर्ग, तो आपको क्या समझना है? क वर्ग का मतलब क्या है? उसमें क ख ग घ अंग सब रहेगा। क वर्ग का मतलब क्या होता है? क ख ग घ अंग रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये च से लिखा गया है, च छ ज, दूसरा कलर से लिखे हैं, यानी इस वर्ग जो है, ये वर्ग है, इस वर्ग का मॉनिटर कौन है? च है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? च वर्ग। ये हो गया च वर्ग। उसी तरह से यहाँ पे ये हो जाएगा ट वर्ग, ये हो जाएगा त वर्ग, ये क्या हो जाएगा? प वर्ग। इसको आप समझ गए? क वर्ग कहीं भी लिखा रहेगा तो आपको क्या समझना है? उसमें क्या है? क ख ग घ अंग। च वर्ग जहाँ भी लिखा रहेगा तो उससे क्या समझना है आपको? वहाँ पे लिखा हुआ होगा च छ ज झ य। तो इस तरह से आपको समझना है। ठीक है, ये क्या है? ये प वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, क वर्ग। ठीक है, अब देखिए स्पर्शी व्यंजन ये कितने हैं? स्पर्शी व्यंजन कुल 25 है। आप कहिएगा तो मूल, जो मूल आप लिखे हैं शोले, उसको भी बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इन सभी के लास्ट वाले को छोड़ दिया जाता है और नीचे वाले को छोड़ दिया जाता है, तो ये सब क्या हो जाते हैं? स्पर्शी व्यंजन के मूल संख्या हो जाते हैं। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 का हो गया। यानी सभी वर्गों के लास्ट वाले संख्या को और प वर्ग के सभी संख्या को, सभी अक्षर को यदि हम लोग हटा देते हैं तो क्या हो जाता है? स्पर्श व्यंजन के मूल संख्या हो जाता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन के मूल संख्या हो जाता है यदि हम इनको हटा दें तो। ठीक है, समझ गए होंगे आप? चलिए, इसी के साथ साथ अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसका उच्चारण। जब हम लोग बोलते हैं तो इसका आवाज़ कहाँ से निकलता है? यानी बोल रहे हैं लोग क ख ग घ अंग, यानी ऐसे बोलने पे इसका आवाज़ जो है कहाँ से निकल रहा है? यदि आपसे पूछ दिया जाए उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान कहाँ है? यानी क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो आप क्या बताएंगे? कंठ। यानी क ख ग घ अंग को बोलने में उच्चारण कहाँ से हो रहा है? आवाज़ कहाँ से निकल रहा है? तो आप कहेंगे कंठ। इसके साथ ही साथ कंठ से किस किस वर्ण का और उच्चारण होता है? तो आप कहेंगे कंठ के पास से किसका उच्चारण होता है? अ का भी होता है, आ का भी होता है, और किसका होता है? ह का भी होता है, ह का भी होता है, और जो लास्ट वाला होता है इसका भी उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तो आपसे यदि कोई भी पूछे ख का उच्चारण स्थान बताइए कहाँ से है, तो आप क्या कहेंगे? कंठ। ग का उच्चारण स्थान कंठ, अंग का उच्चारण स्थान कंठ, ह का उच्चारण स्थान कंठ, अ का उच्चारण स्थान कंठ, आ का उच्चारण स्थान कहाँ से है? कंठ से। ऐसे भी आप बोल कर देख सकते हैं। कहाँ से आवाज़ निकल रहा है? तो कंठ से, तो कहेंगे क्या? कंठ से निकल रहा है। ठीक है, उसी तरह से च वर्ग को देखेंगे हम लोग। च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से? च बोल रहे हैं तो हम लोग कहाँ से बोल रहे हैं? तो कंठ से तो हो गया क वर्ग का। च वर्ग का क्या हो जाएगा? च छ ज झ य। देखिए जब हम लोग च बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है? जो हम लोग का जीवा है वो तालू में सट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? तालू।
चवर का उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा, तालु हो जाएगा। चेक करना है तो आप बिना जीभ को ऊपर सटाए हुए बोलिए तो च बोलेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। जब तक हमारा जीभ जो है तालु में सटेगा नहीं तब तक हम लोग च छ ज झ य को नहीं बोल सकते। इसी के साथ साथ में एक और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान ले लीजिए। ये तालु में कौन कौन से वर्ण और आते हैं एक्स्ट्रा में, तो आप कहेंगे छोटा ई, बड़ा ई, य और स आता है। छोटा ई, बड़ा ई और ताला में श आता है। उसके बाद में एक और आता है य जो होता है वो भी आता है। पहले य लिख दीजिए, य उसके बाद में ताला में स। इन सभी वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। तो ये तो आप जान गए। च वर्ग यानी च छ ज य, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो तालु से होता है। साथ ही साथ में छोटा ई, बड़ा ई, य और जो श होता है उसका भी उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे तालु से होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं ट वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। ट वर्ग ट ठ ड ढ अड़, ऐसे बोलने पर क्या हो रहा है, कहाँ से आवाज़ निकल रहा है, तो आप कहेंगे हम लोग जीभ को क्या कर रहे हैं, उठाकर मोड़ दे रहे हैं। यानी वो कहाँ से जीभ को उठाए और मोड़ दिए। ट देखिए आप जब बोलेंगे तो जीभ को ऊपर उठा के हल्का सा मोड़ रहे हैं, तो मोड़ रहे हैं तो मुर्धा, मोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मुर्धा हो जाएगा। मुर्धा से इसका आवाज़ निकल रहा है। ट वर्ग जो है इसका आवाज़ कहाँ से निकल रहा है, मुर्धा से निकल रहा है। थोड़ा सा रुकिए देखें कि फ्रेश दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। ट ठ ड ढ अड़, समझ में आ गया। बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, जीभ को हम लोग ऊपर उठा कर हल्का सा मोड़ दे रहे हैं, तब जाके आवाज़ हम लोग का क्लियर निकल रहा है। तो क्या हो गया, जीभ को मोड़ दिए तो मुर्दा हो गया। अब देखिए इसके साथ ही साथ हम लोग और देखते हैं कि मुर्दा से किसका किसका उच्चारण होता है। ठीक है, तो देखिए री हम लोग पढ़े हैं अ में, छोटा री, बड़ा री और र और श का मुर्दा से उच्चारण होता है। इस प्रकार से री होता है। एक री आप ऐसे देखे होंगे, ये छोटा री और ये बड़ा री होता है। र को बोलने में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जीभ को मोड़ दे रहे हैं। और एक होता है ये श, मूर्धन्य जिसको हम लोग कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान में क्या होता है, मुर्दा होता है। तो इसको आपको अच्छा से नोट कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको आगे चल के आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको कहीं भी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछा जाएगा प्रश्न तो आप बता देंगे। ठीक है, इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद में हम भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराएंगे। आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अच्छा से पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए त वर्ग का उच्चारण स्थान देखते हैं। त को बोलने में क्या हो रहा है, बोल के देखिए, आप बोल के बता सकते हैं। इसको आपको रटने का जरूरत नहीं है, केवल आप समझ के बता सकते हैं। बोल बोलकर इसको आप पता लगा सकते हैं कहाँ से इसका उच्चारण हम लोग कर रहे हैं। त थ द ध न, देखिए जब हम लोग त को बोल रहे हैं तो कहाँ हमारा जीभ जो है वो दांत में सट रहा है। दांत में क्या हो रहा है, दांत को स्पर्श कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दंत। त वर्ग जो होता है इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, दंत होता है। दंत यानी दांत की सहायता से हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, त वर्ग जो होता है दांत की सहायता से हम लोग बोल रहे हैं। बिना दांत में सटाए आप त को नहीं बोल सकते हैं। कोशिश कीजिए बोलकर, नहीं बोल पाएंगे आप। बिना जीभ को दांत में सटाए आप त को नहीं बोल सकते हैं। त थ द ध न को बिना दांत में सटाए जीभ को आप नहीं बोल सकते हैं, तो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ में कुछ एक्स्ट्रा है जिसको आप नोट कर लीजिए। कौन कौन से हैं, ली, ल और स। क्या होता है, ली, ल और दंश जो होता है इसका भी उच्चारण हम लोग कहाँ से करते हैं, दांत की सहायता से करते हैं। ठीक है, प वर्ग का देखिए, प फ ब भ म, इसको तो आप बता ही सकते हैं कहाँ से उच्चारण हो रहा है, तो आप कहेंगे ओष्ठ के सहायता से। यदि हम लोग दोनों ओठ को नहीं मिलाएंगे, नहीं सटाएंगे तो नहीं बोल पाएंगे। बोल कर देखिए, कोशिश कीजिए, नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ओष्ठ। ठीक है, साथ ही साथ आप इसको नोट कर सकते हैं। और कौन कौन सा वर्ण है जो हम लोग ओष्ठ की सहायता से बोलते हैं, तो आप कहेंगे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और यदि आप इसको अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में जो पूछा जाता है क का उच्चारण स्थान बताइए, च का उच्चारण स्थान बताइए, य का उच्चारण स्थान बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब है स्पर्शी व्यंजन। कौन व्यंजन है,
जहाँ तक स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन है, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से? कंठ से। साथ ही साथ क्या आपको नोट करना है? अ, आ, ह और अह का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप कहेंगे कंठ है, ठीक है। उसी प्रकार से च, छ, ज, झ, ञ, यानी च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इसके साथ ही साथ छोटा ई, बड़ा ई, य और स का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है। उसी प्रकार से ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा है। उसके साथ ही साथ छोटा री, बड़ा री और र और मूर्धन्य स का भी उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा है। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। और साथ ही साथ ली, ल और श का उच्चारण स्थान यानी दंसा जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है? दांत है। पफ वगैरह आप जानते हैं क्या है? पोस्ट है। और साथ ही साथ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा? पोस्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए और मिटा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये क्या था? स्पर्शी व्यंजन था, ठीक है, ये था स्पर्शी व्यंजन। तो इसको आप नोट कर लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, स्पर्शी व्यंजन को हम लोग पढ़ लिए। स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या क्या होता है? तो आप कहेंगे स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या 25 होता है। और मूल संख्या कौन होता है? कितना होता है? 16। 16 कौन कौन होता है? कुल तो आप बता देंगे, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, न, प, फ, ब, म। लेकिन मूल पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ध, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। ये क्या है? मूल स्पर्शी व्यंजन है। इसकी कुल संख्या कितनी है? 16 है। ये क्या है? मूल स्पर्शी व्यंजन। मूल स्पर्शी व्यंजन है। क्या है ये? मूल स्पर्शी व्यंजन है। कुल कहेगा तो क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे एक ज़्यादा लिख दिए, इतना हुआ। ये सब क्या है? मूल स्पर्शी व्यंजन है। ये मूल स्पर्शी व्यंजन है। कितना? 16। 4 4 8 4 12 4 16, ये हो गया मूल। कुल पूछेगा तो इसमें पफ भी आ जाएगा। लास्ट वाला जो छोड़े हैं अंग, इ, न और त, थ, द, ध, न, यहाँ पे औड़ा छूट गया है, वो सब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? कुल हो जाएगा। जब उसको गायब कर देंगे और एक पफ होगा कि पूरे वर्ग को गायब कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मूल स्पर्शी व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? तो चलिए, हम लोग व्यंजन वर्णों को स्पर्शी व्यंजन में कितने पढ़ लिए? 16 पढ़ लिए और 25 पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन से? अंतस्थ व्यंजन के बारे में। आइए अब हम लोग देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं, इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। अच्छा से पढ़ना है किसके बारे में? अंतस्थ व्यंजन के बारे में। तो देखिए, अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या होते हैं? य, र, ल और व होते हैं। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। परिभाषा यदि आपसे पूछा जाए तो कैसे बताएंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में सांस अंदर की तरह जाता हो। जिन वर्णों के उच्चारण में सांस क्या होता हो? अंदर की तरह जाता है, तो हम लोग क्या कहते होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन में? य, र, ल और व, ठीक है। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। कौन व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। देखिए, पूछेगा इसकी कुल संख्या, इसकी कुल संख्या यदि पूछा जाए आपको तो क्या कहेंगे? कुल संख्या इसका हो जाएगा 4। कुल संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या 4 है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे जिन वर्णों के उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो सांस क्या होता है? अंदर की तरह जाता है।
अंदर सांस जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं य। बोल के देखिए य, यानी अंदर गया, र अंदर गया, ल व अंदर जा रहे हैं, जो हवा है अंदर प्रवेश कर रहा है तो वो क्या हो गया, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या पूछा जाए, अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या कितनी है तो आप क्या जवाब देंगे, 4। अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 4, इसको याद रखना है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 4। उसके बाद में हम लोग को पढ़ना है ऊष्म व्यंजन। ये था 2 नंबर, पहला था स्पर्शी व्यंजन, दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन, तीसरा हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, सबका परिभाषा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सुन लीजिए या आप नोट कर सकते हैं अपने कलम से, अपनी कॉपी में। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसा व्यंजन जिसको बोलने में ऊष्मा निकलता हो, यानी गर्मी निकलता हो या अंदर से हवा निकलता हो, उसे हमने क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, कैसे, ऐसा व्यंजन जिसको बोलने पर, उच्चारण करने पर अंदर से गर्मी निकलता है, ऊष्मा निकलता है या हवा निकलता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। देखिए अंतस्थ व्यंजन को बोले तो क्या हुआ, अंदर हवा गया, अब क्या होगा, अंदर से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में कौन कौन सा होता है तो आप कहेंगे ऊष्म व्यंजन में होता है तालाम स, मूर्धन स, दंस स और ह। ये क्या है, यह है ऊष्म व्यंजन। इसका कुल संख्या कितना है, कुल संख्या ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या कितना है, 4 है। इसका भी कितना है, 4 है। ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या क्या है, 4 है। आपसे पूछा जाए ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 4 है। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं ऊष्म व्यंजन हो गया, उसके बाद में संयुक्त व्यंजन। एक यहाँ पहला लिख लीजिएगा, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कुल संख्या कितना था, 25। मूल संख्या कितना था, 16 था। ठीक है, अब हम लोग पहला हो गया, दूसरा पढ़ लिए, तीसरा पढ़ लिए, चौथा में पढ़ लें संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जो एक या एक से अधिक व्यंजन से मिलकर बना हो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे में कौन कौन सा हो जाएगा, सरा हो जाएगा, छ हो जाएगा, त्रा हो जाएगा और ज्ञ हो जाएगा। इसका कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4। इसका भी कुल संख्या कितना है, 4 है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं तो आप इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे, ऐसा व्यंजन जो एक या एक से, दो या दो से अधिक व्यंजन से मिलकर बना हो। जैसे स्र, इस स और र से मिलकर बना है, अक्ष आधा क और छ से मिलकर बना है, त्र त और र से मिलकर बना है, ज्ञ ग और इ से मिलकर बना है ज्ञ। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ तक तो आप पढ़े होंगे, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपको शायद नहीं मिला होगा। ये हो जाएगा 5वां नंबर, व्यंजन वर्ण का प्रकार। ये क्या है, व्यंजन वर्ण का प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कौन हो जाएगा 5 नंबर में, द्विगुण। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन में कौन कौन से होता है आप पढ़े होंगे। एक ऐसे लिखाता है, अंगों की तरह लिख के नीचे लिख देते हैं हम लोग, और एक होता है ध की तरह बनाते हैं लेकिन नीचे हम लोग बिंदु लगा देते हैं। ये क्या कहलाते हैं, द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या इनकी कितनी है तो आप कहेंगे 2। ठीक है, उसके बाद में आता है एक वैदिक व्यंजन। यहाँ पे आप व्यंजन लगाए हैं, यहाँ पे भी व्यंजन लगा सकते हैं। वैदिक व्यंजन, जब हम लोग वेद पुराण पढ़ते हैं, संस्कृत में जो लिखा हुआ होता है तो उसमें हम लोग को एक वर्ण भेटाता है। देखिएगा, यदि आप ध्यान दिए होंगे तो ऐसे करके रहता है। ठीक है, ऐसे करके भेटाता है। यह क्या है, ये वर्ण ही है, क्या है, वैदिक व्यंजन है।
क्या है, वैदिक व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये क्या था, व्यंजन वर्णों के प्रकार था। इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए इसको हम बता दिए हैं। ठीक है, व्यंजन वर्णों के प्रकार यदि आपसे पूछेगा तो आप कितना बताएंगे, 5 ही बताएंगे। कौन कौन, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजक, द्विगुण व्यंजन। यहीं तक हम लोग को क्या करना है, पढ़ना था। इसको हम एक्स्ट्रा में आपको बताएं, तो यहाँ तक नोट कीजिए। ये क्या था, तो आप कहेंगे व्यंजन वर्णों का प्रकार था। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वही हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं। कौन होता है, पहला नंबर कौन होता है, तो स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से थोड़ा देर पहले पढ़े हैं। कुल संख्या कितना होता है, 25। मूल संख्या कितना होता है, 16 होता है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, क वर्ग का कहाँ से होता है, कंठ से होता है। च वर्ग का तालु से होता है। त वर्ग का दांत से होता है। ट वर्ग का मूर्धा से होता है। प वर्ग का ओष्ठ से होता है। इसको हम लोग बड़े ही डिटेल से पढ़े हैं, इसको भी नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान देते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को क्या करेंगे, बंद करेंगे। ठीक है, अर्धस्वर के बारे में भी आपको बताना भी बाकी है। ठीक है, चलिए हम लोग अर्धस्वर के बारे में भी जान लेते हैं। और एक होता है उदित व्यंजन, उसे कौन कौन होता है उसमें, उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। देखिए, अभी हम लोग पढ़े थे ड और ढ के बारे में। इसको आप नोट कीजिएगा, ये कहाँ से आया है वर्ण, यदि आपसे पूछ दिया जाए ये कहाँ से आया है, तो आया है तुर्की से आया है। ये क्या है, तुर्की का वर्ण है, तुर्की से लिया गया है। यानी ड और ढ को कहाँ से लिया गया है, तो तुर्की से लिया गया है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, तुर्की से लिया गया है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आपसे कहीं कहीं कंपटीशन वाले एग्जाम में जहाँ पे हिंदी सिलेबस रहता है, वहाँ पे आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन तुर्की वर्ण है, तुर्की से लिया गया वर्ण है। तो आपको 4 ऑप्शन में से इनमें से एक दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। ये क्या है, तुर्की वर्ण है। अभी तक आप इसको नहीं पढ़े होंगे, मुझे पूरा विश्वास है और आशा है। यदि आप पढ़ें तो बहुत अच्छा है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे उदित वर्ण के बारे में। उदित वर्ण कौन कौन से हैं, उदित वर्ण। उदित वर्ण के बारे में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लीजिए। उदित वर्ण क्या है, तो स्पर्शी व्यंजन को ही उदित वर्ण कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन को ही उदित वर्ण कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदित वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, उदित वर्ण कहते हैं। कौन कौन से होते हैं स्पर्शी व्यंजन, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये सब क्या है, उदित वर्ण, इन्हीं को हम लोग कहते हैं। ख क्या है, उदित वर्ण कहलाएगा। यानी जितने भी स्पर्शी व्यंजन होते हैं सभी को हम लोग दूसरा नाम से कौन से नाम से जानते हैं, तो उदित वर्ण के नाम से जानते हैं। ये हो गया। अब आपको बोले थे बताने के लिए क्या, अर्धस्वर के बारे में। तो य और व को अर्धस्वर कहते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। य और व को क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। वीडियो को देखकर आपको मज़ा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फटाफट से इसको क्या करेंगे, हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं कैसे बताए थे कि व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 39 है, और मूल संख्या 33 है।
हो गया। अब देखिए ये सब क्या है, स्पर्शी व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है, कुल 25 है। ठीक है, ये क्या है, य र ल अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। और ये क्या है, ये है संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या भी कितनी है, 4 है। जोड़ लीजिए इसके, 4 4 8 4 12, यहाँ पे कितना है 25 और 12, कितना हो जाएगा 7, 37 हो गया। टोटल कितना हो गया 37। हम लोग पढ़े थे 39, 2 और चाहिए तो आप पढ़े हैं कौन से, एक ड और एक क्या होता है, ये ढ होता है। ये कितने हो गए, ये तुर्की वर्ण हैं, कौन से हैं, तुर्की से आए हैं, कितने हैं 2 है। तो इसमें 2 को और ऐड कीजिए, 39 हो गया कि नहीं हो गया। तो आप कहेंगे हाँ। पहले आप कितना पढ़े थे, 33 पढ़े थे। अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33 है। तो 33 ही बताना है। यदि आपसे पूछा जाए व्यंजन वर्णों की मूल संख्या कितनी है तो 33 कहना है। ठीक है, या पूछ दिया जाए व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है तो 33 कहिएगा। यदि आपसे पूछ दिया जाए व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है तो क्या कहेंगे, 39। ठीक है, याद रहेगा आपको। याद नहीं रहेगा तो इसको आप नोट कर लीजिए और आप अच्छा से इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लेंगे आप अपनी कॉपी में, या फिर क्या करेंगे, आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से भी अपनी कॉपी में अच्छा से नोट कर सकते हैं, या कहीं से आप निकलवा सकते हैं इसको। तो आप यहाँ तक शायद अच्छा से इसको नोट कर लिए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सीखने को मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।